तीन टॉपिक्स हैं बेसिकली, उनको हम जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर जो है वो उस पर फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, जिसके अंदर हम हर तरह की टाइप्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आइटम्स होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, हमारे जो है वो मल्टीपल चॉइस आइटम्स पढ़ ली। अब हमने देखना है कि इन दोनों चीज़ों को या जो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं, इनको लिखने के लिए हमारे पास कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमने उनको फॉलो करके ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो आज की चीज़ है वो ये है कि वर्ड क्वेश्चन जो है सो डैट आंसर विल बी ब्रीफ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो है वो इस तरह के हमारे जो स्टेट होने चाहिए कि जब हम लिख रहे हों तो उसमें हमारे जो भी वर्ड्स हैं, वो जो फ्रेजेस हैं या नंबर या सिंबल्स हैं, वो इस तरह से स्टेट हों कि वो क्लियरली जो है वो स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हों, ठीक है। और ब्रीफ हों चीज़ें, इस तरह ना हो कि आपका जो क्वेश्चन आपने स्टेट किया है वो 10 मैक्सिमम जो है वो लाइंस पर चला गया। लेकिन ये है कि आपका जो क्वेश्चन ब्रीफ होना चाहिए, सो डैट जो है वो आपका आंसर भी उतना ही ब्रीफ दे दे। यानी शॉर्ट क्वेश्चन का मकसद ही यही होता है कि आपने उसमें बेसिक जो है वो स्टूडेंट का नॉलेज अगर चेक करना चाह रहे हैं तो उसमें आप उसका नॉलेज चेक कर सको। ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन जो है वो 3 लाइंस का है और आप आंसर स्टेट करना चाह रहे हो कि वो 10 लाइंस पे स्टूडेंट चला जाए। तो बेसिकली क्वेश्चन स्टेट करने का मकसद यही है कि वो उसकी जो है वो जस्टिफाई करे उसके आंसर को, या आंसर जो है वो जस्टिफाइबल और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। सेकेंड इज कि जब भी हमने कोई क्वेश्चन स्टेट करना है तो हमने ये देखना है कि उस क्वेश्चन का जस्ट एक आंसर ही करेक्ट हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो राइट लेवल ऑफ जनरलिटी है वो उस पर फुलफिल करता हो। यानी ऐसा ना हो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसके आंसर जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं करना। आपने जब भी कोई आइटम स्टेट करना है तो उसमें उसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर एक होना चाहिए। अब जिस तरह अगर मैं कहूँ कि आप कह दें कि इवैल्यूएशन की टाइप्स, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि इवैल्यूएशन की जो है वो टाइप्स लिखें और इसमें जो है आप वो टाइप बताएं जिसके अंदर हम जो है वो स्टूडेंट को डायग्नोस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डायग्नोस तो हम प्लेसमेंट में भी कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक में भी कर रहे हैं, और इसी तरह जो है आपका फॉर्मेटिंग में भी हम स्टूडेंट को डायग्नोस करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए कि उसका एक ही आंसर हो। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि इसमें फलां चीज़ भी पूछी गई है या जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट पूछा गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि थर्ड ऑप्शन इसके डोंट टेक वर्डिंग डायरेक्टली फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कि कभी भी आपने टेक्स्ट बुक से वर्डिंग जो है वो डायरेक्टली नहीं लिखनी। क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ पर क्या होता है स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में कि डायरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हम उठाकर जो एमसीक्यूज में पेस्ट कर देते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन उसी तरह उठा के उसी स्टेटमेंट को पूछ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है वो एसोसिएशन मिल जाती है, बहुत सारे क्लूज मिल जाते हैं कि ये फलां चैप्टर से आई है ये चीज़, या फलां जो है वो पैराग्राफ से ये चीज़ें आई हैं। तो इसमें हम क्या होना चाहिए कि यूजुअली आपका जो है वो टू जनरल होना चाहिए, या आपके जो आइटम्स हैं वो स्टूडेंट्स को एसोसिएशन या किसी भी तरह का क्लू प्रोवाइड ना करें, ठीक है। या आपके आइटम्स जो हैं वो वेग ना हों, यानी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा क्या है कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप आइटम्स भी पूछ रहे हो, तो उसमें क्या हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, बजाय इसके कि आप उसमें इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स आप उससे पूछ रहे हो कि वो उसको जो है वो शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन का जब आंसर करे तो वो उस जस्ट उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करे। बल्कि इसमें क्या है कि आपने मोर नेचुरल रहना है और लेस एम्बिगुअस होना है। यानी आपने जो है वो नेचुरली क्वेश्चन पूछ लेना है, कंप्लीट उसका स्टेटमेंट होना चाहिए कि स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ आ रही हों, यानी एम्बिगुअस ना हो कि स्टूडेंट जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पाए कि आया मैं इसको स्टेटमेंट को कंप्लीट करूँ या उसका आंसर फुल जो है वो लेंथ में लिखूँ। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि इफ़ आंसर इन न्यूमेरिकल यूनिट्स से विच वन एंड व्हाट लेवल ऑफ प्रिसीजन रिक्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल यूनिट में से कोई क्वेश्चन जो है या आपने किया है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये किस लेवल का है और इसमें
जो रिक्वायरमेंट है आप जस्ट उसमें कोई फार्मूला को आपने पूछा है कि उसको जस्टिफाई कर दें, उसका आंसर कर दें, या आपने उसमें एडिशन का क्वेश्चन कोई पूछा था, या आपका लेवल जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर हम ये कहते हैं यूज ब्लैंक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड पुट टू राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है कि यूजुअली हमारे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन जब होते हैं हम उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स ऐड कर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऐड कर देते हैं, यानी उसमें स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। या जिस तरह हमारे अक्सर आपने इंग्लिश का पोर्शन देखा होगा, या हमारे पीपीएससी के या एफपीएससी के जब एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एक इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसके अंदर जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो माइट भी उसमें एक क्वेश्चन के अंदर या एक आइटम के अंदर हमारे पास 2 से 3 ब्लैंक्स होते हैं। या अगर आप ग्रेड 10 की अगर इंग्लिश की बुक उठा करके भी देखें तो उसमें जो चैप्टर्स के एंड पर एक्सरसाइजेज हैं उसमें भी क्या है कि आपके 2 से 3 और मैक्सिमम जो है वो 4 फिल इन द ब्लैंक्स भी मौजूद हैं, जिसमें आप ग्रामेटिकल एरर्स आ सकते हैं, या आपके जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कहीं पे आपने टेंसेस के अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है, कहीं पे आपने देखना है कि उसमें प्रोनाउंस जो हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, यानी आपकी जो है वो लेस ब्लैंक्स होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स रखी हैं तो वो इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स को जो है वो किसी न किसी तरह का उसमें हिंट मिल जाए, या आपने जो है वो उसके आंसर्स को जिस तरह स्टेट करेगा स्टूडेंट तो उसमें आंसर जो है वो आपने पहले से चीज़ें डिफाइन कर दी हों, या आपके टेंसेस जो हैं वो क्लियरली इसमें पहले ही डिफाइन हो कि स्टूडेंट को कोई मसला हो। तो आपने ब्लैंक्स को बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इक्वल लेंथ की हो, ठीक है। देन हम बात करते हैं डोंट यूज़ टू मैनी ब्लैंक्स इन वन आइटम्स, ठीक है। यानी आप जो है इतनी ज़्यादा उसमें आइटम्स नहीं आप यूज़ कर सकते, या इतने ब्लैंक्स नहीं यूज़ कर सकते कि वो जो आपकी स्टेटमेंट थी या जो आपका आइटम था उसका जो मीनिंग आप यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव था वही लॉस्ट हो गया, यानी जो आप पूछना चाह रहे थे उस चीज़ की सारी वैल्यू ही ख़त्म हो गई। तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन या कोई आइटम स्टेट करने हैं तो आपने इन तमाम गाइडलाइंस को फोकस करना है कि इनके अलावा जो है आप बाकी जो आपने लिन की बुक में चैप्टर जो है वो लाजमी रीड कर लेना है। पेज नंबर मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हुए हैं, तो ये फर्दर गाइडलाइन जो है वहाँ आपको एग्जांपल्स के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम बाद में डिस्कशन में पूछेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। अच्छा जी, आज जो है हमारा टॉपिक उन्हीं ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम में से है जिसमें हमने एक हमारी लास्ट वाली ये जो टाइप रह गई थी ट्रू फॉल्स वाली, इसमें हमने ये चीज़ें देखी थी कि जब भी हमने ट्रू फॉल्स पहले तो हम देखेंगे कि होते क्या हैं और कहाँ पर यूज़ होते हैं। ये चीज़ें वैसे हम थोड़ा पहले गो थ्रू कर चुके हैं इनसे, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि व्हाट आर दे एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स आइटम्स होते क्या हैं। ट्रू फॉल्स आइटम में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है सिंगल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, यानी जो हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं ये एक सिंगल डिक्लेयर स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हमने उन चीज़ों को रिस्पोंड करना होता है कि ये आइटम जो है हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड इज ओनली वन ऑफ सेवरल वेज टू रिस्पोंड, यानी इसके अंदर हमारे पास एक ही तरीका हो सकता है, यानी हम उसको कह सकते हैं कि आप इसमें किसी दो ऑप्शन हैं आपके पास, किसी एक पर टिक करना है आपने, यानी आप इसको ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं, येस नो भी कह सकते हैं, यानी ट्रू फॉल्स और ऑप्शनल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें दूसरा ये है कि वेरिएशन ऑन मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं, जिस तरह से इसमें वेरिएशंस नहीं होती। इसमें वेरिएशंस किस सेंस में होते हैं कि आपके पास जस्ट हमारे पास वेरिएशन 2 या 3 किस्म की ही होती है। फोर्थ इज के इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फॉल्स आंसर्स होते हैं जहाँ पर हम ये वहाँ की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हमने कंप्लीशन आइटम्स को देखा है, ठीक है। इसमें रिक्वायर करेक्शन ऑफ फॉल्स आंसर, यानी इसमें आप क्वेश्चन इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि जिसमें आपको जस्ट वो है ट्रू स्टेटमेंट ना बताएं या ट्रू जो है वो आपको आंसर्स ना बताएं, बल्कि आपको फॉल्स आंसर भी रिक्वायर करते हैं अक्सर ट्रू फॉल्स के अंदर कि आप इसमें से जो फॉल्स आंसर है या फॉल्स स्टेटमेंट है आप उसको बताएं। तो अब हम जो है इसके यूजेस की बात करते हैं। यूजेस में क्या होता है कि आपने सबसे पहले तो नॉलेज को मेजर करना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स जो है बेसिकली इसका यही पर्पस होता है कि हमने जो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर हमारा बेसिक नॉलेज लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको चेक करने के लिए हम
मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा ये है कि मैयर अंडरस्टैंडिंग है, यानी ये लिमिटेड हो जाती है कि जिसके अंदर हमने जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, स्टूडेंट को आया इस चीज़ का पता है या नहीं पता, यानी यही दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। उसके बाद ये है कि जब हमने अंडरस्टैंडिंग को मैयर करना है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक उसकी सजेशंस हैं या उसकी गाइडलाइंस हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जनरलाइज टू न्यू सिचुएशंस। अब इसमें क्या होगा कि जब भी हमने कोई स्टेटमेंट बनाया है या कोई हमारा क्वेश्चन बना है तो उसमें हमने हमेशा न्यू सिचुएशंस को ऐड करना है, न्यू सिचुएशंस को स्टूडेंट जो है वो जनरलाइज करेंगे। दूसरा ये है कि फैक्ट ओपिनियन हमारे पास ऑप्शन होता है, हम इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, काज इफेक्ट के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, यानी कोई भी हम जो है वो काज पहले दे के उसका इफेक्ट बाद में पूछ सकते हैं। या सपोज अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्किंग ऑन स्टूडेंट लर्निंग और स्टूडेंट अचीवमेंट। इसमें क्या होगा कि आपने पहले उसकी जो है वो काज देखी, देन उसका इफेक्ट देखा। इसमें हम ट्रू फॉल्स में इस तरह के भी एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकते हैं जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैयर हो रही हो। फिर हम ये कहते हैं कि हम सिंपल एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे मैंने मिसाल दी है कि इफ़ यू डिड दिस देन व्हाट, ठीक है, कि अगर आप ये करते हो इसके बाद फिर क्या है, ये नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है आपका। फर्दर जो है इसमें एग्जांपल्स आप लोगों के साथ वो बुक में शेयर कर ली है मैंने, वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैचिंग आइटम्स हैं, इनका वैसे हम थोड़ा सा पहले चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो अगेन जो है इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि मैचिंग आइटम्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैचिंग आइटम्स में वेरिएशंस होती हैं ऑन मल्टीपल चॉइस आइटम्स, यानी इसमें हम ये कह देते हैं कि कंबाइंड सेट ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। इसमें वेरिएशंस किस तरह से हो सकती है मल्टीपल चॉइस आइटम्स की तरह से कि मैचिंग आइटम्स में जिस तरह आप देखते हो कि दो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम ए और कॉलम बी। अब सपोज अगर मैंने कहा कि एक कॉलम के अंदर हमारे सारे ईयर्स और डेट्स हैं और दूसरे कॉलम के अंदर हमारे इवेंट्स हैं। अब जिस तरह अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान, तो अब कॉलम बी में मैंने ईयर्स और मंथ्स दिए हैं। आपने अब क्या करना है कि आपके पास वेरिएशन आ गई, ठीक है। अब वेरिएशन इन अ सेंस कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास एक आपका आइटम को सॉल्व करने के लिए आपके पास अगर हमारे पास सपोज 10 मैचिंग आइटम्स के कॉलम्स में हैं, रोज में 10 एमसीक्यूज या 10 आइटम्स हमने स्टेट किए हुए हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास एक उस आइटम के लिए या एक क्वेश्चन के लिए पीछे एक करेक्ट आंसर के साथ 9 स्टेटमेंट्स बाकी बच रहे हैं, यानी इस सेंस में हम कहते हैं कि हमारे पास वेरिएशन होती है मल्टीपल चॉइस आइटम की तरह। देन हम ये कहते हैं कि आइटम्स आर होमोजीनियस इन कंटेंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि सेम टॉपिक के हो सकते हैं, ये एक जैसी आइटम्स हो सकते हैं। यानी इसमें जिस तरह हम लोग हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर इस तरह से यूजुअली होता है। हिस्ट्री में आप ये कह सकते हो कि जिस तरह मैंने कोई भी इवेंट्स डिफरेंट जो है वो आपसे पूछ लिए, उसके अंदर जो है वो नेक्स्ट कॉलम बी में उनके डेट्स ईयर्स पूछ लिए, तो इस तरह में हम ये कहते हैं कि कंटेंट वाज का जो है वो आपका सेम हो सकता है। देन हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट आर प्रेमिसेस, ठीक है। यानी इसमें जो है हम जिस तरह बात कर चुके हैं कि इसमें एक मैचिंग आइटम जो है उसमें होता है जिसको हम सॉर्ट आउट करके उसको हम प्रीमिसेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स इन द कॉलम फ्रॉम विच सिलेक्शंस आर मेड आर रिस्पॉन्सेज, यानी एक जो हमारे पास कॉलम ए है उसको हम प्रीमिसेस कह देते हैं, यानी जिसके अंदर हम सपोज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और जिसमें हमारे पास आंसर्स के लिए जिनको हमने आपस में मैच करना है कॉलम बी में, यानी जिस तरह हमारे पास ईयर्स हैं या डेट्स हैं वो हमारे रिस्पॉन्सेज हुए ना, कि हमने देखना है कि इंडिपेंडेंस डे है तो उसमें या कश्मीर डे है तो उसमें कौन कौन सी डेट्स हैं या किस ईयर में ये चीज़ हुई, तो वो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, ये जहाँ से हमने इसको चीज़ों को मैच करना है। तो ये हमारे पास होते हैं मैचिंग आइटम्स। देन हम बात करते हैं इनके यूजेस की, कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं या ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें यूज़ इसका ये है कि सबसे पहले तो ये कि मैयर नॉलेज, यानी हम इसमें बेसिक जो नॉलेज है या स्टूडेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं हम उनको मैयर करते हैं। हम बेसिक नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग में क्या हो सकता है, आपसे डिफरेंट डेट्स पूछी जा सकती हैं,
डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ का पूछा जा सकता है, या डिफरेंट पर्सन जो हैं वो उनके बारे में पूछा जा सकता है, या आपसे जो है वो इस तरह के मैचिंग आइटम्स हम पूछ सकते हैं कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, या एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो इस तरह के हम जो है वो प्रीमिसेस या रिस्पॉन्सेज के अंदर नॉलेज को मैयर करने के लिए इस तरह के एमसीक्यूज या मैचिंग आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि टास्क इज टू एसोसिएट टू थिंग्स ऑन अ लॉजिकल बेसिस, यानी हम लॉजिकल बेसिस को प्रोवाइड करके दो चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। यानी ऑब्वियसली हम दो चीज़ों को मैच कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह की एसोसिएशन उनमें होगी या कोई लॉजिक होगी, तो हम उनको मैच कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि लिमिटेड वैल्यू ओवरऑल, कि इसमें जो है वो उसकी वैल्यू लिमिटेड होती है ओवरऑल, यानी आप जो है इस तरह कह सकते हो कि लिमिटेशन होती है आपके आंसर्स के अंदर, यानी आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी जो प्रीमिसेस थे, यानी जो आपका ऑप्शन कॉलम ए था जिसके अंदर मैंने ऑप्शंस पूछे हुए थे 10, अगर एमसीक्यू सॉरी 10 क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें आपके 11 आंसर्स कॉलम बी में नहीं हो सकते, या कॉलम बी में रिस्पॉन्सेज 11 नहीं हो सकते, बल्कि जितने आपके मैचिंग कॉलम ए में हैं, प्रीमिसेस में हैं, उतने ही आपके आंसर्स या रिस्पॉन्सेज बी में होंगे। ये नहीं लिमिटेड चीज़ें होती हैं। देन हम ये कहते हैं कि बेस्ट टू स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस आइटम एंड स्विच ओनली व्हेन दे टर्न आउट टू बी होमोजेनियस एंड दस रिपीटेड इन फॉर्म। यानी आप ये चीज़ अब समझ गए होंगे कि जब भी हमने कोई भी तरह की मैचिंग आइटम्स बनाने हैं तो बेस्ट स्टार्ट किस तरह से होता है कि हम उनको मल्टीपल चॉइस आइटम्स की तरह स्टार्ट करें, बाद में उसको जो है वो स्विच करके टर्न आउट कर दें इसको होमोजेनियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर। यानी आपका जो है वो जिस तरह हम ऊपर सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं कि ये सेम टॉपिक्स के ऊपर हम इसमें जब वो आइटम्स मैच करने के लिए कह सकते हैं। तो आज का जो है वो हमारा मैचिंग आइटम्स का यही बेसिक था। बाकी जो है वो आपकी लिंक की बुक में चैप्टर 6 और 7 है, इसके ऊपर पूरी डिटेल है, उसमें फर्दर जो है एग्जांपल्स भी हैं डिटेल्स के अंदर। वो जो है हम अब डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर के बाद में, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके।